चुनमुन सुंदरवन नाम के एक गांव में अपने बेटे और पति कड़कनाथ के साथ रहती है। चुनमुन की कमर बहुत ही पतली है, इसलिए उसे सभी पतली कमर वाली बहू के नाम से पुकारते हैं। एक दिन वो अपनी कुछ सहेलियों के साथ बाजार से सब्जी लेकर आ रही थी। तभी उसकी एक दोस्त जिसका नाम टुनटुन था उससे कहती है, अरे चलना चुनमुन, बहुत दिन हो गए गोलगप्पे खाए हुए, चलना गोलगप्पे खाते हैं। नहीं नहीं टुनटुन, मैंने गोलगप्पे खाने छोड़ दिए हैं, तू ही खा ले। हाँ हाँ सब जानती हूँ मैं, तूने क्यों गोलगप्पे खाने छोड़ दिए हैं? अरे यार, जैसा तू सोच रही है वैसा नहीं है। अब मेरी उम्र बढ़ती ही जा रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना अच्छी चीजें ही खाई जाएं, पर ये सब फालतू की चीजों का क्या फायदा है। अरे ये तो सब तेरे बहाने हैं, तुझे तो अपनी पतली कमर जो बनाए रखनी है, बात तो सारी वो है। अरे यार, तू भी ना बात को कहां से कहां लेकर चली गई। जो सच है वही तो बता रही हूँ। वैसे चुनमुन, अब तो तू अपनी इस पतली कमर के बारे में ना सोचकर अपने बेटे की शादी बारे में सोच और अपनी बहू की पतली कमर के बारे में सोच। तुझे कैसे पता कि मेरी बहू जो आएगी उसकी पतली कमर ही होगी? हम सब जानते हैं, हम तुझे भी जानते हैं और तेरी आने वाली बहू के बारे में भी जानते हैं। लेकिन चुनमुन उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती और घर आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन उसका बेटा सोनू टूनी नाम की एक लड़की से शादी करके उसे घर ले आता है। अपने बेटे को ऐसा करता देख चुनमुन को बहुत दुख होता है, लेकिन वो क्या करती, उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं था, इसलिए वो अपनी बहू को स्वीकार लेती है। कोई बात नहीं बहू, जो हो गया सो हो गया, लेकिन आज से तू ही मेरी बहू है। टूनी अपनी सास की पतली कमर देखकर मन ही मन कहती है, अरे बाप रे, मेरी सास की इतनी बढ़िया कमर और एक मेरी देखो। इन्हें देखकर तो कोई कह ही नहीं सकता कि एक बेटे की माँ है और एक बहू की सास भी। बहू तूने कुछ कहा? नहीं माँ जी, मैंने तो कुछ नहीं कहा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन चुनमुन टूनी से कहती है, बहू तू बहुत दिनों से बहुत चटपटा खाना बना रही है। बहू ऐसे खाने से ना मुझे बहुत दिक्कत होती है, तू ऐसा किया कर, अब से कम चटपटा खाना बनाया कर। हाँ माँ जी, मैं सब जानती हूँ, चटपटा तो सब एक बहाना है। आपको तो अपनी पतली कमर की जो फिक्र है, कहीं आपकी कमर ना बढ़ जाए। अरे बहू, ये तू कैसी बातें कर रही है? सही तो कह रही हूँ माँ जी। मुझे नहीं पता क्या कि आप अपने आप को अभी भी जवान दिखाने के लिए अपनी पतली कमरियाँ बनाए रखती हैं। अरे माँ जी, कुछ तो शर्म कीजिए, इस उम्र में ये सब करते हुए अच्छा लगता है क्या? बस बहू, बहुत हो गया। कुछ नहीं कह रही, इसका मतलब ये नहीं है कि तू तेरे मुंह में जो भी है कहती ही जाए। मुझे कोई शौक नहीं है अपनी पतली कमर बनाए रखने का, लेकिन मैं क्या करूँ जब मुझे कुछ भी लगता ही नहीं है। मैं कितना कुछ खाती हूँ, लेकिन मेरे शरीर पर कुछ दिखता ही नहीं है। मुझे जो मिलता है मैं वो खा लेती हूँ, लेकिन अब मेरी उम्र ही होती जा रही है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं ज्यादा बाहर का खाना या मसालेदार खाना खाऊं। मुझे गैस की दिक्कत हो जाती है। बहू, तुझे नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी? अपनी सास की बात सुनकर टूनी को एहसास होता है कि वो बहुत गलत थी, इसलिए वो अपनी सास से माफी मांगती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा और मैंने आपको क्या कुछ नहीं कह दिया। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बहू, तू क्या, पूरा गांव मुझे पतली कमर वाली सास कहता है। तेरे आ जाने से अब लोग मुझे इसी नाम से चिढ़ाते हैं, पर बहू मैं क्या करूं, जो है सो है। उसके बाद से टूनी अपनी सास के साथ खुशी खुशी रहती है। एक जंगल में पीलू चिड़िया अपने पिता टिल्लू और अपनी माँ बबली के साथ रहा करती थी। टिल्लू खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मुखिया रहा करता था जो पक्षियों की जमीन को जबरदस्ती हड़प लिया करता था और जो भी पक्षी उसका विरोध करते वो उसे मरवा देता था। एक दिन टिल्लू अपने खेत में काम कर रहा था, तभी मुखिया टिल्लू के खेत पर पहुंचता है। मुखिया के साथ उसके कुछ गुंडे भी रहते हैं। अरे टिल्लू, ये खेत तू मेरे नाम कर दे, उसके बदले में मैं तेरा पूरा कर्ज माफ कर दूंगा। टिल्लू कहता है, कैसा कर्ज मुखिया जी, मैंने तो आज तक आपसे कोई कर्ज लिया ही नहीं। इस पर मुखिया उसे धमकाते हुए कहता है, अच्छा तूने मुझसे कर्ज नहीं लिया, ये देख कागजात, इस कागजात में तूने मुझसे पूरे 2 लाख रुपए उधार लिए हैं और इसमें तेरा अंगूठे का निशान भी है और अब तो ब्याज मिलाकर ये पूरे 4 लाख रुपए हो गए हैं। टिल्लू ये सब देखकर बहुत डर जाता है। वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मालिक आप ये सब मत कीजिए, अगर आप मेरी जमीन ले लेंगे तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। देख टिल्लू, मैं तुझे अभी बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, अगर तू मेरी बात नहीं माना तो फिर तू जानता है अंजाम क्या होगा। इन गुंडों को देख रहा है ना,
ये तुझे ऊपर पहुंचा देंगे। इस तरह डराने धमकाने से टिल्लू मुखिया का सामना नहीं कर पाता है और वो डर के मारे उसको अपना खेत दे देता है। टिल्लू उदास मन से घर आता है। बबली उसे कहती है, क्या बात है जी, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अरे बबली, सब बर्बाद हो गया। आज मुखिया खेत पर आए थे, उन्होंने फर्जी कागजात बनाए कि मैंने उनसे कर्ज लिया था, जबकि मैंने उनसे कोई भी कर्ज नहीं लिया था। अब डरा धमकाकर उन्होंने मेरी जमीन हड़प ली है। पीलू अपने पिता से कहती है, पिताजी आप मेरे साथ मुखिया के घर चलिए, मैं उससे अपना खेत वापस लेके ही आऊंगी। फिर टिल्लू पीलू के साथ मुखिया के घर चला जाता है। पीलू गुस्से में मुखिया से कहती है, बदमाश मुखिया जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी से खेत हड़पने की, अब उसे तुरंत वापस कीजिए। मुखिया कहता है, टिल्लू तेरी बेटी तो बहुत सुंदर दिखती है, गुस्से में तो ये और भी अच्छी लगती है। एक काम कर, तू मेरी इससे शादी करा दे, फिर तुझे तेरा खेत वापस मिल जाएगा। टिल्लू अपनी बेटी से कहता है, देखा बेटी, ये कितना बदतमीज है, ये बदमाश है, इसके मुंह मत लग, चल मैं किसी और के खेत में काम करके अपना घर संभाल लूंगा। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर टिल्लू हरिया तोता के खेत में काम करने लगता है। एक दिन पीलू अपने पिता के लिए भोजन ले जा रही थी, तभी उसे किसी के करहाने की आवाज आती है। पीलू उस आवाज की तरफ जाती है तो झाड़ियों के बीच में उसे एक पक्षी दिखाई पड़ता है। वो बहुत घायल था और वो करहाते हुए पानी मांग रहा था। पीलू कहती है, ये लीजिए पानी पीजिए। पीलू चिड़िया तुरंत ही उस घायल पक्षी को पानी पिलाती है। फिर वो पक्षी पीलू से कहता है, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, एक जंगली जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया था, मैं बुरी कदर घायल हो गया था, यहीं पास में ही मेरा घर है, तू मुझे मेरे घर तक पहुंचा दे। फिर पीलू उस घायल पक्षी को उसके घर तक पहुंचा देती है। घर पहुंचने के बाद वो पक्षी पीलू को एक बड़ी सी पोटली लाकर देता है। बेटा तूने मेरी जान बचाई है, ये ले, इसमें तेरे लिए इनाम है। बेटी ये कोई साधारण इनाम नहीं है, ये तरबूज के जादुई बीज हैं, इन्हें तू अपने आंगन में बिखेर देना, फिर देखना चमत्कार। फिर पीलू घर आकर उन चमत्कारी बीजों को अपने आंगन में बो देती है। टिल्लू उसे देखकर कहता है, अरे पीलू ये तू क्या कर रही है? पीलू कहती है, पिताजी ये तरबूज के जादुई बीज हैं, मैंने एक पक्षी की मदद की, मैंने उसे घर छोड़ा तो उसने मुझे ये तरबूज के जादुई बीज दिए, जिसे मैं अब अपने आंगन में बो रही हूँ। कुछ ही दिनों में पीलू के आंगन में तरबूज उग आते हैं, वे बहुत ही बड़े रहते हैं। बड़े बड़े तरबूजों को देखकर पूरा परिवार बहुत खुश होता है और उन्हें टिल्लू बाजार में बेचने लगता है। तरबूज बेचने से टिल्लू की बहुत अच्छी कमाई होती है। इसके बाद से टिल्लू और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं। रामपुर के जंगल में सभी पक्षी खुशी खुशी रहा करते थे, लेकिन बबली चिड़िया हमेशा उदास रहती थी क्योंकि उसे कोई भी संतान नहीं थी। छोटे छोटे पक्षियों को देखकर उसके मन में आता था, इन छोटे छोटे बच्चों को देखकर कितना अच्छा लगता है, काश मेरे भी कोई संतान होती। पता नहीं देवी मुझसे क्यों रूठी हुई है, मैं उनसे आज प्रार्थना करूंगी कि मुझे भी वो संतान का सुख दें। जब तक वो मुझे वरदान नहीं देंगी तब तक मैं वहाँ से नहीं हटूंगी। ऐसा सोचकर बबली देवी माँ के पास जाती है। देवी माँ की मूर्ति के सामने बबली रोते हुए कहती है, हे देवी माँ मुझे भी आशीर्वाद दो, मुझे भी कोई संतान हो। इतने साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन मुझे अभी भी कोई अंडा नहीं हुआ है, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। बहुत देर तक बबली देवी माँ के सामने प्रार्थना करती रहती है। थोड़ी देर बाद बबली वापस अपने घर आती है। कुछ दिनों बाद बबली को पता चलता है कि वो अंडे देने वाली है। बबली कहती है, हे देवी माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बबली को इमली खाने की इच्छा होती है। फिर बबली इमली की तलाश में जंगल के अंदर चली जाती है और उसे एक इमली का पेड़ दिखाई देता है। उसे देखकर वो सोचती है, इसमें बहुत सी इमलियाँ लगी हुई है, मैं कुछ इमलियाँ तोड़ लेती हूँ, कुछ इमलियाँ मैं यहीं खा लूंगी और कुछ अपने साथ घर ले जाऊंगी। जैसे ही बबली इमलियाँ तोड़ने लगती है, वैसे ही इमली के पेड़ में रहने वाला बाज उस पर हमला कर देता है। बहुत दिनों बाद मुझे चिड़िया का मांस खाने को मिलेगा, बहुत मजा आएगा। बबली उससे गिड़गिड़ाते हुए कहती है, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं तो माँ बनने वाली हूँ। अच्छा
ठीक है, जब तू माँ बन जाएगी उसके बाद मैं तुझे अपना शिकार बनाऊंगा, क्योंकि मैं किसी भी गर्भवती को अपना शिकार नहीं बनाता हूँ। बाज बबली को उठाकर एक गुफा में बंद कर देता है। बबली वहाँ पर रोने लगती है। जंगल में आने के पहले मैंने तो किसी को बताई भी नहीं, सभी लोग मेरी तलाश कर रहे होंगे। अब मेरे साथ साथ मेरा होने वाला बच्चा भी खतरे में पड़ गया है। दूसरी तरफ नदी के किनारे बबली चिड़िया के नहीं मिलने के कारण चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। दोस्तों, लगता है बबली चिड़िया किसी मुसीबत में फंस गई है। हमें जंगल में जाकर देखना चाहिए, वो बहुत देर से किसी को दिखाई नहीं दी है। पीलू चिड़िया कहती है, हरिया काका, बबली दीदी देवी माँ की बहुत बड़ी भक्त थी, हम पहले देवी माँ से आशीर्वाद लेते हैं, फिर उन्हें ढूंढने जाते हैं। ऐसा सोचकर पीलू और हरिया काका पहले देवी माँ से आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। हे देवी माँ, हमें आशीर्वाद दीजिए, हम बबली दीदी को ढूंढ निकाले। फिर पीलू और हरिया काका जंगल की ओर जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद उन्हें बबली एक गुफा के अंदर मिल जाती है। हरिया काका, पीलू चिड़िया, मुझे बाज ने कैद कर दिया था, मुझे उससे बचाओ। अरे बबली बहन, तुम चिंता मत करो, हम उस बाज के हाथ पैर तोड़ देंगे, उसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि किसी को वो छू नहीं पाएगा। उसी समय वहाँ पर बाज आ जाता है और हरिया काका और पीलू अपनी समझदारी से उस बाज का मुकाबला करते हैं और उसकी पिटाई कर देते हैं। इस तरह से वे लोग बबली को बाज की कैद से आजाद करा लेते हैं और उसे सुरक्षित घर ले आते हैं। फिर पीलू चिड़िया की देखरेख में बबली एक अंडा देती है और उस अंडे से एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची जन्म लेती है। पीलू बबली से कहती है, बबली बहन, देवी माँ की तुम पर बहुत कृपा है, तुम्हारी जान भी बच गई और तुम्हें एक अच्छी सी बच्ची भी हो गई। इस तरह से बबली खुशी खुशी अपनी बच्ची के साथ रहने लगती है।